अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमैर आसिम है और मैं ईडन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से आपसे मुखातिब हूँ। ये एक वेबसाइट है जी, astronomy.tools। इसमें फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर हमने अभी बात की थी। अब मैं चाह रहा था कि आपके सामने एक और रखूँ। ये कैलकुलेटर्स की एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसमें। इसमें आप फोकल लेंथ रेशो का कैलकुलेटर, मैग्नीफिकेशन का कैलकुलेटर, फील्ड ऑफ व्यू है, टेलीस्कोप कैपेबिलिटीज़ है, ये एक अच्छा है, इसको भी हम ज़्यादा देखेंगे। बाइनोकुलर का कैलकुलेटर, सीसीडी का कैलकुलेटर, सीसीडी सूटेबिलिटी। जब आपने कोई कैमरा ख़रीदना हो एस्ट्रोनॉमी के इमेजेस के लिए, जो एस्ट्रोनॉमी के डेडिकेटेड कैमराज होते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कोई भी मार्केट से कैमरा रखा और उसे अपनी टेलीस्कोप के साथ लगा दिया। आपको देखना पड़ता है कि मेरी टेलीस्कोप की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और जो मेरी सीन कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, मैंने किस तरह की इमेजिंग करनी है। सीसीडी आपने ये सब देख कर करनी होती है, ये आपको बड़ा हेल्प कर सकता है। सीसीडी के फ़िल्टर के साइज़ आपके कौन से हों, गाइड स्कोप की सूटेबिलिटी। गाइड स्कोप बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है डीप स्काई इमेजेस के लिए, जब आपको अपनी टेलीस्कोप को ट्रैक के साथ साथ गाइड करना पड़ता है। और फिर यूनिट कन्वर्जन है। अगर आप ये देखें फोकल लेंथ और फोकल रेशियो का कैलकुलेटर। मेरी टेलीस्कोप C14 है, उसका 355 मिलीमीटर का अपर्चर है तकरीबन। इसकी फोकल लेंथ इस वक्त मैंने रखी हुई है हाइपर स्टार लेंस की वजह से 1.9। तो कैलकुलेटेड ये मुझे 674 बता रहा है, ये फोकल लेंथ है। जो इसकी नेटिव है, जो ओरिजिनल इसकी थी वो थी 3910। और ये तो फोकल लेंथ थी F11। F11 इसकी फोकल रेशियो ओरिजिनल इसके ऑप्टिक्स की है, तो उस हिसाब से मेरी फोकल लेंथ बनती है ये तकरीबन 4000। ये हमारी नीड्स पे होता है। अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स देखना चाह रहे हैं तो हमें किस तरह की फोकल लेंथ चाहिए। अगर हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, उनको बड़ा देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा फोकल लेंथ होनी चाहिए। ये एक सादा सा है। और फिर इसी तरह आप इससे अगर आप फोकल लेंथ ऐड करें, अपर्चर ऐड करें, तो आप फोकल रेशियो निकाल सकते हैं। एक ये सिंपल सा कैलकुलेटर है, बहुत काम की चीज़ है। मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ लोगों के लिए, और ऑब्वियसली हमारे लिए भी यही होती है। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो खैर मैग्नीफिकेशन नहीं होती। तो अगर आप ये देखिए कि मैग्नीफिकेशन का ये कैलकुलेटर है, अगेन मैं अपनी टेलीस्कोप का रखता हूँ 355 उसका ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जो है उसकी मेरी टेलीस्कोप की ये है, और आई पीस की फोकल लेंथ जो मैं नेगलर अगर करूँ तो उसकी फोकल लेंथ ये है। तो ये मुझे बता रहा है 126 टाइम्स बड़ा इमेज मुझे नज़र आएगा अगर मैं ये आई पीस यूज़ करूँ। लेकिन अगर इसी जगह मैं 9 mm का देखूँ तो देखें 434 मैग्नीफिकेशन, बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है। और फर्ज करें इसके बाद अगर मैं बारलो लगा दूँ 2.22x का बारलो लगा दूँ, तो ये आई पीस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, विच इज़ लाइक 4.5। तो फिर देखें इनसेन मैग्नीफिकेशन है 868। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं मैग्नीफाई कितना कर सकता हूँ। मैग्नीफिकेशन और आई पीस का एक और कैलकुलेटर ये है, जिसमें आपने फोकल लेंथ लिखनी है 3910। अगेन मेरी टेलीस्कोप की अपर्चर साइज़ मेरा 355 mm है, और मैग्नीफिकेशन सपोज उसमें मैंने देखी थी पहले 126 थी। तो अगर मैं 126 करूं तो वो मुझे बता देगा कि जो आपने आई पीस यूज़ किया था वो 31 mm का था। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका आई पीस जो है उसके ऊपर से सब कुछ मिट किया हुआ है और आपको कुछ नहीं पता ही कौन सा आई पीस है, तो इस तरह आप उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्रेजी आइडिया, यस। अच्छा, तो और उसके बाद मैक्सिमम टेलीस्कोप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेटर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 355 अगर मैं अपनी टेलीस्कोप का लिखूं तो वो बता रहा है कि मेरी टेलीस्कोप के ऊपर प्रैक्टिकली मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ये हो सकती है। अब ये बड़ा डिबेटेबल है कि ये हो सकती है, एक कैलकुलेटर है और वो उसने बता दिया कि ये हो सकती है। ये डिपेंड करता है सीन कंडीशंस कैसी हैं। अगर स्काई में ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हिल रहा है और मैं उसे मैग्नीफाई करूँ तो वो जो हिल रहा है वो भी मैग्नीफाई होता है। अगर बड़ा सुपर स्टेबल स्काई है उसके लिए मैं हायर मैग्नीफिकेशन पे जा सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप सबसे छोटी फोकल लेंथ वाला आई पीस लगा के मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकालने की ही जिद्दोजहद करते रहें। आपने ये देखना है कि मेरी सीन कंडीशन कैसी हैं। आजकल जैसे मॉनसून चल रहा है, बरसात है, टेरेबल सीन कंडीशंस हैं, 4 आर्क सेकंड की सीन हुई होती है, टेरेबल है। और हम शहरों में रहने वाले मैदानी इलाकों के लोग हैं, तो हमारी सीन बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम इतनी मैग्नीफिकेशन जा सके। तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल कैलकुलेटर। उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने पहले बात की थी फील्ड ऑफ व्यू इसमें, इसलिए इसकी बात अभी मैं नहीं करूँगा।
टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी क्या है। हाँ जी, ये जब आपने टेलीस्कोप लेना है तो आपने देखना है। अब ये होता है कि जितना बड़ा अपर्चर का साइज़ है या लेंस का साइज़ है, आपकी टेलीस्कोप उतना ज़्यादा छोटा हिस्सा दिखा सकती है। ये मत समझिएगा कि जितना आप जूम कर सकते हैं उतना आप छोटा हिस्सा देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टेलीस्कोप का मिरर कितना बड़ा है और लेंस कितना बड़ा है, उससे आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं। सो अगर मैं 4 इंच की टेलीस्कोप लिखूं जो तकरीबन 100 mm की है, तो 1.1 आर्क सेकेंड, 1.16 आर्क सेकेंड, 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स, 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड, तो ये तकरीबन 1 आर्क सेकेंड तक रिजॉल्व कर सकता है। ये थ्योरेटिकल है, जिसका मतलब है सीइंग परफेक्ट है, सीइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट है, तो तब ये कर सकता है। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल। सो अगर मैं इसकी जगह अपनी टेलीस्कोप का रखूँ 355, तो देखें 1/3 ऑफ आर्क सेकेंड, ऑफ एन आर्क सेकेंड तक ये रिजॉल्व कर सकता है। अगेन ये कभी भी नहीं होना, ठीक है, तो सीइंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। इसमें मैं ये बात अभी कर सकता हूँ कि लकी इमेजिंग में क्या होता है, लेकिन छोड़ें अभी उसे। एक और लिमिट है, एक और रिजॉल्विंग पावर है। इसको भी अगर हम यूज़ करें तो ये मुझे 0.39 कह रहा है, ये मुझे 0.33 कह रहा है, एक जैसा है यार, मतलब क्या 0.06 मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो अगेन मेरे लिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। और लिमिटिंग मैग्नीट्यूड, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी टेलीस्कोप कितना डिम देख सकती है। सो 4 इंच की टेलीस्कोप जो है 100 mm, वो 12 मैग्नीट्यूड तक का देख सकती है मैक्सिमम। इसका मतलब है वो प्लूटो नहीं देख सकती, क्योंकि प्लूटो 14 का है, 15 का है, तो वो नहीं देख सकती। अगर 4 इंच की जगह मैं 8 इंच कर दूं, बेयरली देख सकती है। बहुत बेहतरीन डार्क स्काई हो और आप आई डोंट नो स्पेस में हो। सो अगर मैं अपनी 355 की किस्मत आजमाऊं तो वो यस 15.4, ये बाय द वे विजुअल है। सो ये जो आपने आईपीस से देखना है, आंख से देखना है। सो इमेजिंग में तो आप ज़ाहिर है एक्सपोजर ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप छोटी टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद लाइट ग्रास्प रेशियो कैलकुलेटर, ये है कि आप एक टेलीस्कोप दूसरी टेलीस्कोप को कंपेयर करें। अब लार्जर टेलीस्कोप मैं अगर अपनी रखूँ 14 इंच वाली और यहाँ रखूँ 8 इंच वाली, 8 इंच वाली बड़ी कॉमन टेलीस्कोप है, और मैं इसको लाइफ टाइम कीपर कहता हूँ। एक दफ़ा आप ले लें तो फिर ये आपका ना आपका शौक पूरा करती है। 8 इंच की बड़ी अच्छी मुझे ज़ाती तौर पे ये अपर्चर लगता है। सो देखिए इसमें 3 गुना लाइट गैदरिंग के कैपेसिटी ज़्यादा है 14 इंच में। सो 8 इंच टेलीस्कोप और 14 इंच में डबल का भी नहीं है फ़र्क, क्योंकि 16 इंच की बनती है वो अगर 8 से डबल हो। लेकिन देखें रोशनी को गैदर करने की जो सलाहियत है रोशनी को, वो 3 गुना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 गुना ज़्यादा रोशनी कैप्चर कर रही है तो मैं उसे मैग्नीफाई ज़्यादा कर सकता हूँ, डिटेल ज़्यादा देख सकता हूँ कि डिम ऑब्जेक्ट 3 गुना ज़्यादा लाइट मुझे दे रहा होगा। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं यहाँ पे 4 इंच रखूँ 100 mm, यहाँ पे बड़ी मुझे रखनी थी, यहाँ पे मैं रखूँ 4 इंच की, तो वो 12 टाइम्स लाइट गैदरिंग पावर है। तो देखिए 4 इंच और 14 इंच, ठीक है, ये अभी 3 गुना भी नहीं बन रहा, लेकिन लाइट गैदरिंग 12 टाइम्स ज़्यादा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। सो ये कैलकुलेटर आई होप कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये वाला कैलकुलेटर था टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी का। सो बाइनोकुलर कैलकुलेटर्स ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सीसीडी कैलकुलेटर ये बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। सो मेरे पास जो पहले कैमरा था उसका 20 माइक्रोन 1 पिक्सल था, बहुत बड़ा पिक्सल था, और मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मेरी टेलीस्कोप की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ हो आपको पिक्सल का साइज़ उतना बड़ा रखना पड़ता है। सो अब तो बड़े बनते नहीं जी, अब तो छोटे से छोटे की तरफ जाते हैं लोग। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो सीसीडी बना है, सबसे बड़ा पिक्सल वाला जो सीसीडी बना है वो प्रॉबेबली 24 माइक्रोन था। ये मेरी महदूद समझ है, लेकिन जो मेरे पास सीसीडी है जो मैंने 15 साल इस्तेमाल किया है उसका 20 माइक्रोन 1 पिक्सल का साइज़ है। और मेरी फोकल लेंथ जो है नेटिव अगर मैं ऐड करूं तो वो ये है टेलीस्कोप की C14 की। तो ये रेजोल्यूशन मुझे दे रहा है कि 1 पिक्सल के ऊपर मैं 20 माइक्रोन के ऊपर मैं 20 माइक्रोन साइज़ के ऊपर मैं 1 आर्क सेकेंड आसमान का डाल रहा हूँ। सो लेकिन आजकल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत छोटा है जी, वो CMOS है और वो 2.4 माइक्रोन का एक है, लेकिन मेरी जो फोकल लेंथ उसके ऊपर बनती है तकरीबन 684 है।
सो उसके ऊपर अगेन ये हमने पहले देखा था वीडियो में फील्ड ऑफ व्यू में। सो ये 0.72 है और मैं ऑब्वियसली बेंड कर लेता हूँ उसे, तो 2/2 हो जाती है, 1.45 या 44 8 सेकेंड पर पिक्सल तक जाता है, विच इज़ फाइन, विच इज़ वेरी नाइस रादर। उसके बाद ये जी CCD पिक्सल साइज़ कैलकुलेटर के साइज़ आपने उसका मिलीमीटर में रखना है। आई मीन सपोज 10 mm और 10 mm आप करें तो रेजोल्यूशन जो है हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन पर पिक्सल उसके कितने पिक्सल्स थे, तो मैं ये एग्जैक्ट मैं CCD की बात नहीं कर रहा, ये जस्ट मैं रफ गेस कर रहा हूँ। सपोज 1000 कर लेता हूँ और यहाँ पे 1000 कर लेता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि अगर आपके CCD का जो चिप है या CMOS का जो चिप है या आपके DSLR का जो चिप है उसका अगर साइज़ ये है, जो कि ऑब्वियसली ये नहीं, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, और उसका जो पिक्सल्स हैं उसमें टोटल पिक्सल कितने हैं, ये साइज़ और ये पिक्सल्स कितने हैं, तो वो बता देगा कि ये सिंपल कैलकुलेशन है कि आपका एक जो है पिक्सल उसका साइज़ क्या है। और उसके बाद CCD चिप साइज़ कैलकुलेटर, कि आप इसके साइज़ को कैलकुलेट कर सकें। अगेन आप पिक्सल्स डाल लें, उसके टोटल नंबर्स डाल लें और CCD का साइज़ आपको मिल जाएगा। ये बाय द वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑब्वियसली हर वेबसाइट पे हर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, हर कैमरे की डिटेल्स होती हैं, सॉरी, उनको वहीं पे ये ज़रूरत पड़ती है लिखने की। सो अगेन ये बाय द वे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेजोल्यूशन पता लग जाए। और जब भी आपने कैमरा लेना है तो आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये वाला, कि आप रिजॉल्व कर सकें। उसके बाद CCD सूटेबिलिटी, अब ये इसने थोड़ी सी डिटेल बता दी है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। अगर ये इट्स अ वेरी यूज़फुल कैलकुलेटर। सब अगेन C14 मेरी वाली जो टेलीस्कोप है, और चूँकि मैं इसको हाइपरस्टार पे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं इसकी फोकल लेंथ और छोटी कर दूंगा। 684 पे आजकल मैं हूँ, नो बार्लो रिड्यूसर में यूज़ नहीं करता। कैमरा जो है मेरा ZWO का है, आप इसे खुद भी लिख सकते हैं और इसमें भी आ जाता है ZWO 183, where is 183, where is 183, oh there it is, so 183, तो ये इसका खुद लिख देगा 2.4 एक पिक्सल का साइज़ है, बिनिंग 2.2, 1.1 पे भी अगर मैं करूँ और ओके सीइंग है 2 to 4 8 सेकंड तक मैं जा रहा हूँ, तो ये मुझे ग्रीन में दे रहा है, ग्रीन इज़ गुड, और ये मुझे कह रहा है कि यार ठीक है, तुम्हारी इस सीइंग के अंदर तुम्हें ये रेजोल्यूशन मिल रही है इतने 8 सेकंड पर पिक्सल, ये वाली 0.72, तो ठीक है, यानी वो एज पे है लेकिन ठीक है। अगर मैं इसे 2/2 कर लूँ, दैट इज़ बेटर, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। तो इस सीइंग आप सीइंग को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहें यार बहुत अच्छी सीइंग है मेरे पास, गुड सीइंग, तो वो कहेगा नहीं, अब आप इसको 1/1 बिनिंग पे कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर। और अगर आप कहें यार एक्सेप्शनल सीइंग है, मैं कहीं देवसाई प्लेन्स पे बैठा हूँ और वहाँ बहुत अच्छी सीइंग है 14,000 फुट के ऊपर, तो ये भी बॉर्डर पे चला जाएगा और मुझे इससे भी छोटा चाहिए पिक्सल, जिसके लिए मुझे और ऐसा कैमरा चाहिए जो 2.4 से भी छोटा हो। लेकिन ज़ाहिर बेस्ट लोकेशंस पे भी स्काई हर वक्त बेस्ट नहीं रहता। सो मेरा ये ख्याल है कि हम जो यहाँ पे हैं लाहौर में, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो 1/1 भी मेरे लिए बिनिंग ठीक है, 2/2 भी मेरे लिए ठीक है। अगर मैं 4/4 पे चला जाता हूँ तो वो मुझे कह देगा कि नहीं, आपकी अंडर सैम्पलिंग हो गई है और ये अंडर सैम्पलिंग जो है ये ठीक नहीं है। सो अगेन इस कैलकुलेटर को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली यूज़ करें। इसमें आप अपना DSLR भी डाल सकते हैं कि मेरे पास कोई छोटी टेलीस्कोप भी है, तो अगर मैं उसका DSLR अटैच करूँ तो मैं किस तरह की रेजोल्यूशन निकाल रहा हूँ और क्या वो ठीक है या नहीं। सो आप न्यू इक्विपमेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाइस, वेरी नाइस। सो इसके बाद फ़िल्टर साइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने छोटा फ़िल्टर लगाया है और आपका जो चिप है वो बड़ा है तो फिर शेडो आना शुरू हो जाएगा, विनियटिंग बन जाएगी, किनारों पे शेडो आएगा, तो आपका फ़िल्टर भी CCD के साइज़ और डिस्टेंस के मुताबिक होना चाहिए। सो सपोज़ अगेन C14 और ये इसका अपर्चर साइज़ आ गया, फोकल लेंथ मेरी छोटी है जी 684, और कैमरा जो है ZWO 183 कहाँ हो, ये है जी। और ये मुझे बता रहा है कि इस
कैमरे का जो चिप का साइज़ है वो इतने है। ये सब डिटेल्स मेरे पास आ गई। तो अब ये मुझे बता रहा है कि रिकमेंडेड फ़िल्टर साइज़ 25 होना चाहिए, रिकमेंडेड फ़िल्टर साइज़। और अगर बड़ा हो जाए तो ठीक है, बड़ा हो जाए तो और बेटर है, लेकिन ठीक है ये गुजारा कर जाएगा। तो फिल्टर्स भी हमें फिर लेना पड़ते हैं सीसीडी चिप के साइज़ के मुताबिक। गाइड स्कोप सूटेबिलिटी, यस, जो लोग गाइड स्कोप यूज़ करते हैं ये उनके लिए है। तो इसमें आप ये डिटेल्स डाल सकते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि इमेजिंग और गाइडिंग रेशो 1:1 होनी चाहिए, ये आइडियल है। सो सपोज़ मैं अगर अपना C14 यहाँ लिखता हूँ और फोकल लेंथ इसकी 684 कर देता हूँ, नहीं चलो नेटिव करता हूँ अभी 3910, और नो रिड्यूसर जी। कैमरा अगेन मैं एसबिक का कर देता हूँ, एसबिक ST9X यहाँ पे है, नहीं जी पुराने ज़माने का कैमरा है वो यहाँ है ही नहीं, तो मैं खुद ऐड कर देता हूँ। 20 माइक्रोन है उसका साइज़। और गाइड स्कोप अगर मैं यूज़ करूँ क्या 80 mm, सपोज़ 80 mm जो भी है, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ 80 mm अगर मैं यूज़ करूँ, और इस के यहाँ पे कैमरा भी मैं ZW लिख लेता हूँ, मेरे पास एक 174 पड़ा है मोनो में, वो लिख लेता हूँ, तो जिसका पिक्सल बड़ा है जो मेरे अब वाले 183 से है। सो अब अगर मैं 1:1 बिनिंग रखूँ तो ये मुझे 1 और 3.5 की रेशो दे रहा है, जो कितनी अच्छी नहीं। अगर मैं इसे 2:2 करूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो 7 तक चली गई है। ये जितनी ज़्यादा हम ख़राब करेंगे तो जितनी ज़्यादा बड़ी करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही कहा जाता है कि ये आप 5 तक, अगर 5 रेशो तक रखें ना तो ठीक रहता है, यानी या 4 तक, कुछ लोग 4 कहते हैं। सो 1:4 जो है ये आइडियल है गाइडिंग के लिए। सो अगेन आपने गाइड स्कोप कौन सी लेनी है और गाइड कैमरा कौन सा लेना है अपनी मेन टेलीस्कोप के लिए और मेन कैमरे के लिए, ये अगेन बहुत अच्छा कैलकुलेटर है जो आपको आराम से खुद से ज़रबे तकसीमें करने की बजाय आपको इस पे करके दे देता है। और लास्ट में यूनिट कन्वर्जन है, इसकी हम बात तो मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये तो सादा सा है।